उस संकल्प की ओर भारत के कदम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, क्रमशः इस बजट में उसका पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। ये बजट इस बात का भी प्रमाण है कि आज की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केवल विकास उनके लिए आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव की एक पहल है, एक माध्यम है। यह बजट जहां मध्यम वर्ग, करदाताओं और समाज के अंतिम छोर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहत और सम्मान का बजट है। नवाचार, विनिर्माण, रोजगार को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह बजट देश की उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के साथ साथ स्थायी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, जो देश के दीर्घकालीन आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बजट में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय इसका प्रावधान किया गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में केवल आज की आवश्यकताओं की ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की शक्ति मांगती है। इस बजट में 7 नए कॉरिडोर, आधुनिक परिवहन नेटवर्क, लॉजिस्टिक ढांचे का विस्तार, निवेश, उद्योग और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती देने का प्रावधान है। वाराणसी हल्दिया जलमार्ग, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी उच्च गति रेल कॉरिडोर केवल कनेक्टिविटी परियोजना ही नहीं है, ये व्यापार, पर्यटन, रोजगार और राष्ट्रीय एकता के नए दौर खोलने वाले कदम भी हैं, जो भविष्य की अर्थव्यवस्था को गति देंगे। यह बजट मुख्य रूप से जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है उसको केंद्र बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इसमें 2,73,108 करोड़ रुपए का ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो प्रावधान किया गया है वो स्पष्ट करता है कि गांव, गरीब, किसान और कृषि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, कृषि अवसंरचना सशक्त होगी, ग्रामीण युवाओं के स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे, जो देश के सामाजिक संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। नारी सशक्तिकरण इस बजट की आत्मा है। लखपति दीदी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एसएचजी मार्ट की स्थापना महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बाजार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम है और प्रत्येक जनपद में महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और सशक्तिकरण, इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास खोलने की घोषणा बेटियों के उनके उज्जवल भविष्य को भी सुरक्षित करेगा। युवाओं के लिए भी यह बजट अवसरों का विस्तार है। शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और आयुष में निवेश युवाओं को रोजगार योग्य ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ने के लिए भी नेतृत्वकर्ता बनाएगा, जो भारत के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, जो आने वाले समय में हमारे युवाओं को अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाएगा। उनके पैरों पर खड़े होने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। पर्वतीय राज्यों में जैसे हमारे जैसे राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के लिए इसमें इकोलॉजी सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स की घोषणा ये दर्शाती है कि यह सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है। यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाते हुए
दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ेगी। इससे सीमांत क्षेत्रों में आजीविका और इको टूरिज्म को भी नई गति मिलने वाली है। केंद्रीय बजट 2026-27 जिससे हमारे राज्य को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। इस जो केंद्रीय बजट है, जहां विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को और सशक्त बनाएगा। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी से दीर्घकालीन सतत विकास की नींव मजबूत होगी। बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आधारित शासन की स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देती है। उत्तराखंड को समावेशी विकास का सीधा लाभ मिलने वाला है। पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से इस बजट में लाभ का प्रावधान किया गया है। गांव, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है। आप सबको ध्यान में होगा, पिछली बार हमारे यहाँ गत वर्ष 16वां वित्त आयोग भ्रमण के लिए आया था और उसने अनेक सिफारिशें अपनी केंद्र सरकार को प्रेषित की थी। तो उसके अनुरूप भी राज्य के हित उसमें सुरक्षित किए गए हैं। और 16वें वित्त में पहले से जो हमारा हमको मिलने वाला केंद्र का अंश था, केंद्र की सहायता थी, उसमें भी वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ केंद्रीय कर में राज्य का जो अंश होता है, उस अंश में 17,414 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है। और इस वर्ष प्रदेश को पिछले वर्ष की तुलना में 1841 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलने वाले हैं। हमने इसके साथ साथ जो शासकीय स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, शासकीय का जो बजट होता है, तो बजट से पूर्व माननीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी ने एक बैठक आयोजित की थी। इसमें सभी राज्यों के लोगों को आमंत्रित किया था अपने अपने सुझाव देने के लिए। तो हमारे राज्य से भी हमने इस स्पेशल स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के विस्तार के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। तो हमारे अनुरोध पर भी विचार किया गया है और इस योजना को विस्तार मिला है। पहले की तुलना में इसमें बजट बढ़ाया गया है। जब पहले ये संशोधित अनुपान 1,44,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,85,000 रुपए इस स्कीम के लिए किया गया है, जो कि पहले की तुलना में 41,000 करोड़ अधिक है। जल जीवन मिशन योजना हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर घर नल से जल पहुंचाने का जो भारत सरकार का अभियान चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके जो बचे हुए काम हैं उनको पूरा करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया गया है। क्योंकि हमारे जैसे अनेक राज्यों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से, स्थानीय चुनौतियों के कारण से वो काम जो तय समय सीमा थी, उस तय समय सीमा पर नहीं हो पाए, तो उसको विस्तार दिया गया है। और इस बजट में इस योजना के अंतर्गत भी 67,670 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। बजट इसमें प्रमुख रूप से जो प्रावधान है, उसमें उत्तराखंड को विशेष रूप से जो लाभ मिलने वाला है उसके लिए हम सब आशान्वित हैं। जैसे कि इको टूरिज्म विकसित करने के लिए पर्वतीय टेल की घोषणा उत्तराखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे ट्रैकिंग रूट्स बनेंगे, अनेक साहसिक जो पर्यटन है उस गतिविधियों को और गति मिलने वाली है। अनेक प्रकार की गतिविधियाँ इस वर्ष और पिछले वर्षों में आपने देखा होगा, जैसे कि राष्ट्रीय खेलों में हमारे यहीं टनकपुर के पास ही चूकाबूंग में राफ्टिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अभी एक्रो का कार्यक्रम टिहरी में संपन्न हुआ है। अभी 4-5 दिन पहले मैं भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। बहुत सारी जगह पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमारे साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में होता है
उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए उड़ान योजना का जो संशोधित संस्करण है वह भी पेश किया गया है। उड़ान जैसी योजना हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे कि अनेक स्थानों के लिए आज हवाई सेवाएं हम पहले से भी चला रहे हैं और जो स्थान अभी छूटे हुए हैं उन स्थानों को भी इस हवाई संपर्क योजना से हम जोड़ रहे हैं। और इस बजट के हवाई संपर्क के उड़ान योजना को और संशोधित करने से निश्चित रूप से हमें इसका विशेष लाभ मिलने वाला है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 10 से देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार हुआ है। इसी आधार पर सरकार ने अब इसको ISM 20 लॉन्च करने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत इक्विपमेंट और मटेरियल्स का उत्पादन, फुल स्टैक इंडियन IP का विकास और सप्लाई चेन को और मजबूती मिलेगी। टियर 2 और टियर 3 शहरों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उत्तराखंड के लिए भी ये घोषणा संभावनाओं से पूर्ण है, क्योंकि अनेक संभावनाएं इसके कारण से हमारे को भी जो है इसका लाभ मिलने वाला है। इससे हमारा जैसे हल्द्वानी शहर है, रुद्रपुर है, देहरादून, हरिद्वार, ऐसे शहरों को आर्थिक गतिविधियों के नए केंद्र बनने के अनेक अवसर मिलने वाले हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी की स्थापना और नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके नए प्रशिक्षण और मानक तय करने की घोषणा भी उत्तराखंड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लखपति दीदी प्रोग्राम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को क्रेडिट लिंक आजीविका से उद्योगिता की ओर बढ़ने में ये योजना बनाई है। रेलवे के क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश हुआ है। उत्तराखंड को 4,769 करोड़ का रिकॉर्ड रेल बजट आवंटन हुआ है। एक अलग से भी दे दोगे ना, इसे लिख लीजिए। 4,769 करोड़ का रेल बजट का आवंटन हुआ है, जो 2009 और 2014 की तुलना में 26 गुना अधिक है। राज्य में इस समय 39,491 करोड़ की रेल योजनाएं गतिमान हैं, उनकी निर्माणाधीन है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से अंतिम चरण की ओर है। तेजी से उसका निर्माण कार्य चल रहा है। 11 स्टेशन अमृत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलप हो रहे हैं। 100% रेल विद्युतीकरण हो गया। 54 कवच सिस्टम, 106 फ्लाईओवर, अंडरपास, 3 वंदे भारत, 1 अमृत भारत एक्सप्रेस से बेहतर कनेक्टिविटी राज्यवासियों को और राज्य के अंदर आने वाले पूरे देश भर से, चाहे वो पर्यटक हों, श्रद्धालु हों, आने जाने वाले लोग हों, उन सभी को सुविधा मिल रही है। पर्यटन को भी इससे नई गति मिलने वाली है। धार्मिक, साहसिक और इको टूरिज्म को प्रोत्साहन इस बजट से मिलने वाला है। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलने वाले हैं। होटल, ट्रैवल, होम स्टे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मजबूती मिलने वाली है। ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, हरित ऊर्जा और ग्रीन इकोनॉमी पर विशेष बल दिया गया है हमारे जैसे राज्य के लिए, चूँकि पहले ही हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस दिशा में काम कर रहे हैं। CM स्वरोजगार योजना जैसी योजनाएं हमारे राज्य के अंदर चल रही है। उसका एक पहला चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण भी हम उसका प्रारंभ करने वाले हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में चूँकि जहां हमको प्रकृति की अनेक प्रकार का मैं कहूँ आशीर्वाद हमको है। हमारे राज्य में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां आने के लिए देश के, दुनिया के लोग हमेशा प्रतीक्षा में रहते हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए
यहाँ की संवेदनशीलता, यहाँ का पर्यावरण और हमारे राज्य में इकोलॉजी, इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करते हुए जो इस बजट में प्रावधान किया गया है उससे दीर्घकालिक जो लॉन्ग टर्म में उसका लाभ हमको मिलने वाला है। जल, सौर और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। आयुष, एमएसएमई और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयुष, फार्मा, खादी, हथकरघा, एमएसएमई सेक्टर की मजबूती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर विशेष जोर इस बजट में प्रावधान किया गया है। लोकल से ग्लोबल के विजन को बढ़ावा देने का भी ये बजट है। इसके माध्यम से हमारे राज्य के अंदर जो अनेक उत्पाद आज हमारे स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए जा रहे हैं, हमारे स्टार्टअप के द्वारा अनेक नवाचार किए जा रहे हैं, महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उन सभी को आज ग्लोबल पहचान मिल रही है। हम पहले से ही हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से अपने यहाँ के बनाए हुए उत्पादों को देश दुनिया में उनको ले जाने का काम भी कर रहे हैं, उनको व्यापक पहचान भी मिल रही है। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक ढांचा यह भी मजबूत हो। सरकार ने इसमें प्रत्येक जनपद में जो महिला छात्रावास खोलने का व्यवस्था किया है, प्रावधान किया है। महिला सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को इससे बल मिलने वाला है। कौशल विकास और रोजगार, निवेश, युवाओं के लिए विशेष अवसर ये बजट देने वाला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्योंकि इसमें आसानी करी गई है, सभी सरकारें भी उस दिशा में काम करेंगी कि आसानी से लोगों को किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा कार्यालयों को चक्कर न लगाने पड़े, आसानी से उनके काम हो। सिंगल विंडो सिस्टम की जो व्यवस्था है वो मजबूत हो। राज्य में रोजगार सृजन को भी नई गति मिलेगी। बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत देश में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे उत्तराखंड को भी लाभ मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बजट प्रस्तुत किया गया है। अभी जो भारत यूएस आपस में समझौता हुआ है उसके कारण से आज भारत केवल एक बाजार में नहीं बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक भागीदार बन चुका है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भारत बन चुका है। आने वाले समय में जल्दी ही तीसरी शक्ति के रूप में भी हमको पहचान मिल जाएगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील उसी विश्वास का परिणाम है। 18% टैरिफ पर समझौता ही साबित करता है कि भारत आज अपने हितों के लिए किसी प्रकार के शर्तों को, समझौतों को नहीं करता, बल्कि जो भी शर्तें और समझौते करता है वो देशवासियों के और देश के हित में करता है। इस डील से मेक इन इंडिया को वैश्विक बढ़त मिलेगी और विनिर्माण, निर्यात और रोजगार मजबूती मिलेगी। ये समझौता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आर्थिक कूटनीति और राष्ट्रीय हित को भी प्राथमिकता देने वाले नेतृत्व का प्रमाण है और यही 21वीं सदी का नया भारत है। इस ट्रेड डील से राज्यों में निवेश, निर्यात और उद्योग विस्तार के नए अवसर खुलेंगे। राज्य सरकारें इसका पूरा लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से अपने अपने स्तर से प्रयास करें। हम भी तैयार हैं, हमारे राज्य की भी व्यवस्थाएं आज, लेकिन हमारा जो प्रतिपक्ष वो हमेशा संदेह की राजनीति में उलझा है, जबकि देश साफ दिख रहा है कि यह नेतृत्व केवल बयान नहीं बल्कि रिजल्ट देता है, परिणाम देता है। कुल मिलाकर अगर कहेंगे तो केंद्रीय बजट 2026-27 ये हर वर्ग का बजट है। हर वर्ग को आगे लाने का प्रावधान किया गया है। किसानों को सशक्त करता है, युवाओं को नए अवसर देता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है और पर्वतीय राज्यों को नई पहचान देता है और देश को आत्मनिर्भरता से विकसित राष्ट्र की ओर मजबूती से ले जाता है। यही नया भारत है।
जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से विश्वास बढ़ता है, इस दूरदर्शी जनकल्याणकारी राष्ट्र निर्माण का समर्पित बजट है। और इसमें आयुष के क्षेत्र में जो नई एम्स जैसे संस्थान खोलने का भी प्रावधान किया गया है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे जैसे राज्य के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयुष का मुख्य भूमि कोई भूमि है, तो हमारी भी भूमि आयुष की भूमि है। तो उसके लिए हमको भी उसका भी हमको लाभ मिलेगा। जो नए संस्थान आयुष के एम्स जैसे जो संस्थान नए खोले जाएंगे, पशुपालन का लाभ भी मिलेगा। औद्योगिकरण में जो अखरोट है, बादाम है, आड़ू है आदि जो अधिक मूल्यों में मिलते हैं, ऐसे फलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलने वाला है। और जड़ी बूटी के क्षेत्र में भी इसकी डिमांड बढ़ेगी। उत्तराखंड की जो अश्वगंधा है, कुटकी है, जटामासी है, अतिविसा है, पुष्कर मूल है, इन सभी की डिमांड बढ़ेगी। और हल्द्वानी में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार यहाँ से प्रयास होता रहा। 2017 में राज्य के अंदर भी भाजपा की सरकार बनी, तब से यहाँ के जो लगे हुए गांव हैं, आसपास का क्षेत्र है, इसमें 2200 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। इसका परिणाम है कि आज हल्द्वानी के विकास को जो गति मिली है, अनेक जगह पर अभी विकास के काम चल ही रहे हैं, निर्माणाधीन हैं। और इस 2200 करोड़ रुपए से हल्द्वानी की जो सीवर योजना है, पेयजल योजना, सड़कों का सुधारीकरण, चौराहों का चौड़ीकरण, हल्द्वानी को सुंदर बनाने का ये हमारी प्रतिबद्धता भी है, हमारी सरकार का प्रयास है। आज 2014 के बाद चाहे हल्द्वानी से दिल्ली हो, टनकपुर से दिल्ली हो, सभी मोटर मार्गों का तेजी से कायाकल्प हुआ है। चाहे आप यहाँ से हरिद्वार जाते हो, देहरादून जाते हो, आपको फर्क साफ दिखाई देता होगा। बहुत सारे निर्माणाधीन सड़कों के बाद इसी प्रकार आज मैं आप सबसे भेंट करने के तत्काल बाद आपको पता ही है कि मैं जमरानी बांध परियोजना को उसका भी निरीक्षण करने के लिए जा रहा हूँ, उसकी प्रगति की समीक्षा करूँगा। और ये योजना बहुत लंबे समय से लोग इसका इंतजार करते थे। यहाँ पर हमारे से सबसे सीनियर भगत जी यहाँ बैठे हुए हैं। हमने इस योजना को जन्म दिया था। आपने? और क्या, उसके बाद आपके सहयोग से कल्प उतर गई। बहुत लंबे समय से, और मुझे लगता है कि कम से कम 60 साल। हम पैदा भी नहीं हुए थे, उससे कई सालों पहले से आप ही हो गए थे। तो ये योजना आप सबको पता है कि इस योजना को भी स्वीकृति मिली। सभी के प्रयासों से लगातार लोग प्रयास करते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने इस योजना को भी स्वीकृति प्रदान की। अनेक इसमें कठिनाइयां भी थी, तकनीकी रूप से काफी सारे विभाग इसमें, एनजीटी भी था, वन विभाग भी था। और इस योजना का लाभ जहां तराई भाबर को मिलने वाला है, वहीं आसपास के क्षेत्रों को भी मिलने वाला है। और तराई भाबर की ये योजना ये लाइफलाइन है। सही में पेयजल का जो संकट है, सिंचाई का जो संकट है, वो इससे पूरी तरह से जो है अगले आने वाले कई सालों तक इसका लाभ पूरे क्षेत्रवासियों को मिलने वाला है। इसके साथ ही मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं इसके लिए, सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, कि योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। और हमारा प्रयास है कि तय समय सीमा में ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो। 4 साल। और इसके साथ ही जल्दी ही हमारा पंतनगर का एयरपोर्ट, उसका लाभ भी पूरे
इस पूरे रीजन को मिलने वाला है, आसपास के क्षेत्रों को मिलने वाला है, उसकी भी समस्त औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। और 1000 एकड़ लगभग जमीन भारत सरकार के नागरिक जो उड्डयन मंत्रालय है, उस मंत्रालय को राज्य सरकार की तरफ से हस्तांतरित की जा चुकी है। बहुत जल्द उसका भी शिलान्यास हो जाएगा। सुविधाएं होने वाली हैं, यहाँ से चली जाएगी, स्वास्थ्य सेवाओं को भी उसके बदल में खुला भाग 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी उसको भी मिल रही है और वह भी जल्दी निर्माण का कार्य है। लगभग 50,000 युवाओं से रोजगार मिलने वाला है, एक बड़ा निवेश उस क्षेत्र में होने वाला है। और उसी के बदल में शिक्षा नहीं, जो एम्स का दूसरा सेंटर, दूसरा एम्स हमारे अंदर संचालित हुआ, दूसरा एम्स हमारा ऐसा कार्य आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे हमारी प्रक्रिया में है। और एक यहाँ का जो कैंटीना बाईपास है, बड़ा बाईपास पिछले दिनों चालू हो गया। इन सालों में देखा गया कि जो पर्यटक हमारे कौशल यात्रा की क्षेत्रों उनको उसके पास बढ़ गया कैसे आने वाली हुई है। तो पहले हमारी एक बड़ी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, उस बैठक में भी हम लोगों ने विस्तार से इसके बारे में समीक्षा की है और जल्दी ही वो बाईपास चालू हो जाएगा। इस साल हमारा प्रयास है कि वो भी चालू हो जाए, जिससे कि आगे जाने वालों को, आने वालों को इस जाम जैसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए हम प्रावधान कर रहे हैं। यहीं मुंशियारी में बरसों से लंबित मुंशियारी मिलन मार्ग का काम चल रहा है। आप सबको पता है, मिलन एशिया का एक सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक ग्लेशियर हमारा मिलम का ग्लेशियर है। मिलम तक रोड पहुंच गई है। सरकार बॉर्डर रोड को लेकर भी बहुत गंभीर है। इस परिप्रेक्ष्य में भी टनकपुर लिपुलेख मार्ग को जहां चालू कर दिया गया है लिपुलेख तक जाने के लिए। आप सबकी जानकारी में होगा कि जो पुराना लिपुलेख और नया लिपुलेख, हालांकि आप लोग रोज लिखते हैं, सब जानकारी आप रखते हैं मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपके स्मरण में कर रहा हूँ कि कुछ काम ऐसे हुए हैं जिनके बारे में जरूर आप लोगों का स्मरण थोड़ा फिर से ताज़ा हो जाए। कि 5 किलोमीटर की वो सड़क बनी है। पहले ओल्ड लिपुलेख होता था और अब न्यू लिपुलेख बन गया है। और न्यू लिपुलेख के बन जाने से वहां तक सड़क मार्ग से पहुंचने के बाद कैलाश के दर्शन भी ऐसा लगता है कि जैसे सामने दर्शन हो रहे हो। और प्रधानमंत्री जी के आदि कैलाश यात्रा के बाद आदि कैलाश क्षेत्र में आने वाले उस दर्शन करने वाले लोगों की संख्या में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है, कई गुना। पहले 2-3 हजार लोग पूरे साल भर में जाते थे, अब उस क्षेत्र में जाने वालों की संख्या
30,000 से भी अधिक जो रिकॉर्ड हो चुकी है। और इस वर्ष वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड मैराथन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें देश दुनिया के अनेक लोगों ने भाग लिया। ये हमारे जो विंटर टूरिज्म है राज्य के अंदर, उसको भी बड़ी गति मिल रही है। ऐसे अनेक नवाचार हुए हैं। आपकी असीम कृपा से हल्द्वानी में 18 किलोमीटर का 4 लाइन बाईपास स्वीकृत हो गया, भाखड़ा से लेकर बेल बाबा तक 18 किलोमीटर भाखड़ा से बेल बाबा तक आपने स्वीकृत दे दी उसको। अभी दी है। अब मैं अभी थोड़ा उधर का बता रहा था। तो इसके अतिरिक्त टनकपुर जौलजेबी मार्ग, एक मार्ग और है, ये टनकपुर से जौलजीबी। अभी हम पिथौरागढ़ से होते हुए जाते हैं, लोहागढ़, चंपावत, पिथौरागढ़ बीच में पड़ता है, और भी रास्ते में कई जगह पढ़ते पढ़ते अस्कोट से होते हुए ओगला, चरमा, भागी चौरा, कनाली छीना, उसके बाद जौलजीबी पहुंचते हैं धारचूला से पहले। ये मार्ग बन जाने से ये दूरी टनकपुर से जौलजीबी की बहुत कम समय में पूरी हो जाएगी और बहुत आसान सफर होने वाला है। और हमारी सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। जहां हेमकुंड साहब में जसपाल जी बैठे हैं क्या? हेमकुंड साहब जाने के लिए गोविंद घाट से हेमकुंड साहब रोपवे का सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। जल्दी ही वहां रोपवे लगने का काम प्रारंभ होने वाला है। वहीं रीठा साहब, उसको भी 35 किलोमीटर तक का नया मार्ग भी वहां प्रारंभ कर दिया गया है। सूखी ढांग से रीठा साहब 35 किलोमीटर लगभग का ही मार्ग है। ऐसे अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं। हम पूरे राज्य के समेकित विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अभी पिछले दिनों बिंदु खत्ता क्षेत्र का भी एक प्रकरण आया था। कल भी मुझे काफी सारे लोग उस क्षेत्र के मिले थे। माननीय विधायक जी भी बार बार मिलते रहते हैं। पुराना जो FRA का रिकॉर्ड नहीं होने से अभी तक उसकी कार्रवाई बहुत संपन्न नहीं हो पाई, नहीं बढ़ पाई आगे। लेकिन अभी उसका नवीनीकरण का जो प्रस्ताव है, हम उसके लिए समस्त औपचारिकताएं पूरी करेंगे। कल मैंने जिलाधिकारी जी को कहा है कि जल्दी से जल्दी 19 तारीख से 18 तारीख से पहले इनकी बैठक करके उस कार्रवाई को भी संपन्न कराएं। तो ये कुछ बिंदु थे जो मुझे लगता है कि आप सबके, इसके अतिरिक्त बहुत विस्तार में बजट है, कुछ इसके प्रमुख बिंदुओं से आप सबको अवगत कराना। क्योंकि देहरादून में मैं एक दिन पहले वहाँ कर चुका था, लेकिन आप सब लोगों का भी ये प्रमुख केंद्र है। यहाँ से भी दमा ढूंगा भी हो गया, दमा ढूंगा राजस्व ग्राम में। तो मैं इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने के लिए निर्मला सीतारमण जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच, जो हर राज्य, हर क्षेत्र के लिए, सीमांत क्षेत्रों के लिए, हर